मुख्य चुनाव आयुक्त ने सही समय पर चुनाव होने की बात क्या कही, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों ने बड़े पैमाने पर शुरू कर दी। और बड़े पैमाने पर जैसे ही इन लोगों ने एंट्री डाली है, उसके बाद तोड़ मरोड़ की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। जेडीयू खेमे से मंत्री राजद में आ जाते हैं तो राजद को कहीं ना कहीं आंख दिखाने की पूरी कवायद जो है वो जेडीयू भी शुरू करती है। 3 उनके विधायक जो कि राजद से निष्कासित किए जाते हैं उनको पार्टी ज्वाइन कराया जाता है। और आज जो बड़ी खबर निकल कर आई है उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लालू प्रसाद के समधी को पार्टी ज्वाइन कराने की कवायद के बाद जो एक कैडर वोट है उसके टूटने की बात की जा रही है। राम लखन यादव के पोते जयवर्धन यादव ने जब पार्टी छोड़ने की बात कही है तो रीढ़ जो है राजद का वो कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बिस्कोमान के अध्यक्ष सह एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। इनसे जानना बेहद ज़रूरी है कि कहाँ राजद का मैनेजमेंट कमज़ोर पड़ रहा है। देखिए जी सर, राजद का मैनेजमेंट कहीं कमज़ोर नहीं पड़ रहा है। और जिस तरह से आपने जिन जिन व्यक्तियों का नाम लिया, जैसे आदरणीय चंद्रिका राय जी का आपने नाम लिया, जयवर्धने जी का नाम लिया, तो पहले एक बात आपको बिल्कुल गांठ बांध लेना चाहिए कि जिसके हाथ में ललटेन होगा, मतलब जिसके हाथ में राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल होगा, उसी के साथ यादव हैं, मुसलमान हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, हरिजन हैं, और जो भी अपर कास्ट में जो गरीब लोग हैं सभी लोग उनके साथ हैं। और आज धरातल पर जाइए, देखिए पटना में किसी तरह से किसी का स्टेटमेंट लेना और धरातल पर जाकर लेना, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। आपको मैं बता दूं, परसा विधानसभा से चंद्रिका राय आते हैं, संयोगवश मैं भी सोनपुर विधानसभा से आता हूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि चंद्रिका राय जी जमानत अगर बचा लें, जिस पार्टी में जाने वाले हैं या चले गए, उनका भाई हम लोग भी बधाई देते हैं कि आपका जीवन आगे बिल्कुल इसी तरह से चलता रहे। तो मैं आपको एडवांस में बता दूं कि अगर वो जमानत बचा लें, अगर परसा में राष्ट्रीय जनता दल जिसको भी अगर अपना सिंबल देती है इनके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में ये अपना जमानत नहीं बचा पाएंगे। और जहाँ तक आप जयवर्धने जी की बात करते हैं, देखिए हर एक नेता के साथ अलग तरह का कंपल्सन होता है। कोई अकूत प्रॉपर्टी बना लेता है, उसको बचाने की चिंता होती है, सरकार से लड़ना नहीं चाहता, उसके चलते भी बहुत सारे लोग पार्टी बदलते हैं। पिछले जो आप 5 एमएलसी का नाम सुने होंगे, जो कोई भी जनता जनार्दन उनका नाम नहीं जानता था, वो अपना आइडेंटिटी बनाने आए थे। यूनिवर्सिटी जो पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी है राष्ट्रीय जनता दल का, वहाँ लोग एजुकेशन प्राप्त करते हैं और दूसरे पार्टी में वो चले जाते हैं। जदयू क्या है, जदयू के 80% जो मंत्री हैं वो तो लगभग राष्ट्रीय जनता दल से ही गुजरे हुए लोग हैं। और तो और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो पहले किन के साथ थे। तो देखिए, ये जब भी चुनाव आएगा तो 1-2 इधर उधर जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा। जहाँ तक बाकी लोगों की आप बात कर रहे हैं कि इससे राष्ट्रीय जनता दल कमज़ोर हो जाएगा, ये तो पहले से नोन था। महेश्वर यादव जी को कौन नहीं जानता है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं थे, सभी लोग जानते हैं ये बात। आप जो प्रेमा चौधरी जी के बारे में जानते हैं, कौन नहीं जानता था कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं है। पहले ही से उनका इंडिकेशन आ रहा था कि भाई वो जदयू के लिए काम कर रहे थे, तब ना उनको राष्ट्रीय जनता दल पार्टी निष्कासित किया दल विरोधी कार्य करने के लिए। तो देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह चुनाव का समय है, जितने लोग उधर जा रहे हैं उससे मजबूत लोग इधर आ रहे हैं। जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनके मंत्रिमंडल में श्याम रजक जी रहे, पूरे उनके नंबर 1 में रहे, वो आज पार्टी छोड़ के पुनः अपने घर में लौट आए। तो चलिए, ये तो होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि जो भी लोग जेडीयू में गए वो पहले से नून थे, कि इनके जो सूर थे वो बगावत के थे। रातों रात जो उद्योग मंत्री हैं श्याम रजक आपके खेमे में आते हैं, और कितने मंत्री हैं, कितने विधायक हैं जो इस तरीके रातों रात आने वाले हैं। देखिए, चूंकि हमारे राष्ट्रीय जो नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी, वो चूंकि पहले से कह चुके हैं कि जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता होंगे, जो मेरे पार्टी में जिनका समर्पण है, जिनका खून पसीना लगा हुआ है, मैं उनको टिकट देने जा रहा हूं। अगर बता दिया जाए कि भाई ठीक है, जो दूसरे दल बदल करके लोग भी आ रहे हैं उनको भी हम टिकट देने के लिए तैयार हैं, तो मैं बता दूं कि आज ही
जदयू आधा खाली हो जाएगा, आधा। सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से नीतीश जी का जनाधार खसक चुका है। आप 15 अगस्त का भाषण सुने होंगे नीतीश जी का, साफ बौखलाहट झलक रहा था। एक सिंपल छोटे छोटे बात पर वो जिस तरह से अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, किसी दृष्टिकोण से नहीं लग रहा था कि वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण हो, और वो भी ऐतिहासिक गांधी मैदान से। तो ये तो कोई भी आदमी जानता है, कोई भी समझ सकता है। जो विधानसभा एक दिन के लिए जब शुरुआत हुआ तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने रूलिंग पार्टी के सामने जो सवाल किया, कोई उसका जवाब दे सका? कोई व्यक्ति उसका जवाब नहीं दे सका। इसलिए कि उन्होंने जो भी बात सदन के सामने रखा वो बिल्कुल धरातल से था और 100% वो सही था। एक सवाल लगातार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर रहे थे नियोजित शिक्षकों को लेकर। कल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में दिल का पिटारा खोल दिया शिक्षकों को। देखिए, यही तो कमाल का बात है। आप सालों साल उस नियोजित शिक्षक को गधा की तरफ पिटवाते रहे, लाठी से, पुलिस से। जहाँ भी बेचारा अपनी मांग को लेकर के गया, उसको पटहा की तरफ पीट करके आप लोग रोड पे सुला दिए। और जब चुनाव आया, अब अगले महीने में चुनाव होना है, जिस तरह से नीतीश जी की बौखलाहट है कि हम लाश के ऊपर भी चुनाव करेबे करेंगे, चाहे जो हो जाए। अगर चुनाव अगर हो जाता है लाश के ऊपर में, जिस तरह से चारों ओर कोरोना से संक्रमित लोग मर रहे हैं, कोई उसका इंतजाम नहीं है, और पूरा बाढ़ से आधा बिहार आपका डूबा हुआ है, वैसे परिस्थिति में चुनाव होना है उनके नज़र में। तो अगर अगले महीना में चुनाव आया तो आज आपका नींद टूटा कि भाई नियोजित जो शिक्षक है उसका अगर डिमांड पूरा नहीं करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं हमको कोभाजन बनना पड़ेगा चुनाव में। तो उन्होंने क्या घोषणा किया कि हम 20% बढ़ाएंगे। अगर किसी टीचर को अगर 18,000 रुपये मिलता है तो 20% आपने कितना बढ़ाया? वो तो रेवड़ी भी आप नहीं दिए उसको, मतलब 3600 रुपया, ठीक है। वो भी कब से बढ़ाएंगे? मार्च से बढ़ाएंगे। मतलब उनको अच्छी तरह पता है कि जब हमारा गवर्नमेंट अगला आने ही वाला नहीं है तो भाड़ में जाए टीचर, भाड़ में जाए नियोजित शिक्षक, भाड़ में जाए फंड, वो अगला सरकार देखेगी। उनको तो अच्छी तरह पता है। 15 अगस्त के भाषण से आप देख लीजिए कि उनका साफ बौखलाहट झलक रहा था कि अगला बार हम मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। तो देखिए, जब हम जान गए कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हम अगला बिस्कोमान का अध्यक्ष नहीं बनेंगे, हम कुछ भी घोषणा कर देंगे इसी तरह से। और क्या घोषणा किए साहब? आप तो रेवड़ी भी नहीं दिए। अगर देना ही था तो वर्तमान से आप देते। आप मार्च क्यों ले गए महीना? 2700 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा की रकम है जो भार पड़ेगा राजस्व पर। आप लोग लगातार कहते हैं कि खजाना खाली है सरकार का, कैसे पूर्ति होगा सर अगर आपकी सरकार भी है? जल जीवन हरियाली में जो अरबों रुपया खर्च करने का ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया, हमको नहीं पता है उसमें से कितना घोटाला का भेंट चढ़ गया। जिस तरह से इनके 52 योजनाएं जो विभिन्न में घोटाला, जिसमें लगातार घोटाले हुए चले जा रहे हैं। एक तटबंध टूटा, अरे भाई तटबंध टूटा, आप तो आधा बिहार का नाश कर दिए उस तटबंध के कारण। आप जाइए जहाँ जिस गांव में 70 वर्ष तक कभी कोई बाढ़ का पानी नहीं घुसा था, वो गांव पूरी तरह जलमग्न है। जनता कराह रही है, एक तरफ बाढ़ से करा रही है, दूसरी तरफ कोरोना से करा रही है। और आप कहते हैं कि हमने इतना फंड दे दिया, उतना फंड दे दिया। वही तो हम बात बताने जा रहे हैं। जब प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ये जान गए कि अगला सरकार मेरा बनना ही नहीं है, तो 2700 करोड़ जाएगा कि 2800 करोड़ जाएगा, उनको उससे क्या लेना देना है। मार्च से वो देंगे। तो भाई अब इतना आगे का बात कौन जानता है। जिस तरह से सरकार का इंतजाम है, तो आधा आबादी को संक्रमित कर दिया और आधा आदमी को जान मारिए देंगे। कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा अगला मार्च तक, ये कौन देखा है, कौन जानता है। फर्स्ट बिहार झारखंड से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।